गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। दिस इज अंकित अग्रवाल। मैं यहाँ पर आपको अकाउंट्स 12th के लिए, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ आज से आप लोगों के लिए 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेज चालू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ। डेली हम कोई एक टॉपिक क्लियर करेंगे, जिसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम आज से पार्टनरशिप के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और हर चैप्टर या यूनिट के होने के बाद हम लोग एक छोटा सा टेस्ट भी करेंगे, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग कितने तैयार हुए हैं, कितना आपको चैप्टर समझ में आया है। तो हम शुरुआत करते हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टनरशिप के मीनिंग की, तो यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, कि व्हेन पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन person who have agreed to the share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। यानी पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को फ्यूचर में शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, जो उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सभी के लिए चलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट ही क्या है, पार्टनरशिप क्यों की जाती है। तो ऐसे केस में आपको जानना पड़ेगा कि हमारे जो आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप 11th क्लास के अंदर, उसमें क्या क्या परेशानियाँ थी, जिसकी वजह से दूसरे जो हमारे पर्सनस हैं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट थी। तो उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था कि एक ही आदमी पूरा पैसा इन्वेस्ट करता था, जिसके उसका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता था। अगर कोई लॉस होता है बिजनेस में, तो उसको वो पूरा लॉस खुद ही सफ़र करना पड़ता है या पूरा बर्डन उसी के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे केस में उसको ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट हुई, ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ी कि वो उसके जो रिस्क है उसको शेयर कर सकें। तो उसके लिए ये पार्टनरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका टाइम शुरू हुआ। इसमें इसमें जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो हमारा रिस्क है, प्रॉफिट है, लॉस है, इन्वेस्टमेंट है, वो सभी शेयर हो जाता है। इसीलिए पार्टनरशिप को यहाँ पर लॉन्च किया गया। पार्टनरशिप एक्ट, आप ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप एक्ट जो लॉन्च किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था, वो 1932 में लॉन्च किया गया था। अगर पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है उसमें कोई भी रिटन फॉर्मेट में ना हो, तो उसमें सारी कंडीशंस जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट में दी गई हैं, वो सारी कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं और सभी कॉन्फ्लिक्ट जो पार्टनर्स के बीच में हो सकते हैं, उनके लिए उनका यूज किया जा सकता है। अब हम बात करें फीचर्स की, तो सबसे पहला फीचर है, इसका फीचर कह सकते हैं हम, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। सबसे पहला है 2 और मोर पर्सन, यानी पार्टनरशिप होने के लिए ज़रूरी है कि एक बिजनेस के अंदर कम से कम 2 या उससे ज़्यादा लोग होना कंपलसरी है। अगर यहाँ पर 2 से कम लोग हैं तो ऐसे केस में कभी भी पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है। अब हम आगे बढ़ें। सेकंड है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। जैसा मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में बताया था कि पार्टनर्स किसी बिजनेस के प्रॉफिट या लॉसेज को शेयर करने के लिए पार्टनर एग्रीमेंट करते हैं। अब ये एग्रीमेंट यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं समझौता होता है, जिसमें जो कि रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्मेट में भी हो सकता है। लेकिन फ्यूचर में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, तो उससे बचने के लिए नॉर्मली ये एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में ही किया जाता है। अगले पॉइंट पर हम आए अगर, तो अगला है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस का मतलब, यानी जो पार्टनरशिप या पार्टनर्स के द्वारा या पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो भी बिजनेस किया जा रहा है, वो बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। यानी उसमें ऐसा कोई भी बिजनेस हो सकता है जो जिसे लॉ के द्वारा इलीगल या इनवैलिड डिक्लेयर ना किया गया हो।
तो उसके लिए जैसे हम कह सकते हैं कि अगर चोरी करने के लिए, मर्डर करने के लिए कोई भी बिजनेस चालू किया जाए या फर्म बनाई जाए तो वो लॉफुल बिजनेस नहीं माना जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं कि इसमें दो लोगों ने मिलकर एक ऐसी ज़मीन खरीदी प्रॉफिट पे जिससे कि केवल बिजनेस करना भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे इलीगल के साथ साथ अगर केवल हमने मिल के 2-3 लोगों ने मिल के कोई लैंड खरीद ली या कोई कार खरीद ली तो उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कहेंगे, क्योंकि लैंड खरीदने के बाद उन्होंने उस पर कोई बिजनेस नहीं किया है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लॉफुल भी हो और बिजनेस भी हो। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जैसे मैंने बताया था कि पार्टनरशिप में सबसे मेन चीज़ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर पहले से डिसाइडेड है तो उस रेशियो में, अदरवाइज पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इक्वली जो प्रॉफिट है या लॉसेज हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन या शेयरिंग की जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी जो पार्टनरशिप का बिजनेस होगा, तो हमने इसकी डेफिनेशन में क्लियर किया था ये बात कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस है कोई भी फर्म हो सकती है, उसमें चाहे तो सारे पार्टनर वर्किंग पार्टनर के रूप में यानी सारे पार्टनर एक्टिव हो सकते हैं, सब मिलकर उस बिजनेस को चला सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि उन लोगों में से कोई एक पार्टनर बिजनेस को रन करे और बाकी लोग उसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस ना करें। अब हम इसके बाद बात करें पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप डीड होती क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके बाद हम इसके कंटेंट को डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट की क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या शर्तें हैं, उन सभी शर्तों को, उन सभी कंडीशंस को लिखने वाला ये डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, सारी कंडीशन लिखी जाती हैं, उसको हम पार्टनरशिप डीड या हिंदी में हम उसे कहते हैं साझेदारी संलेख। अब इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें हैं जो शामिल की जाती हैं, यहाँ मैं आपको पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पार्टनरशिप डीड भी का भी ज़रूरी नहीं है कि हम पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्मेट में ही बनाएं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि एग्रीमेंट और रिटन में हो तो फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होने की इसमें हम आसानी से उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी तो हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ फर्म ऑन इट्स मेन बिजनेस। तो यहाँ हम देख सकते हैं, तो फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का एड्रेस क्या है और उसका बिजनेस मतलब किस तरह का बिजनेस या किस चीज़ का बिजनेस किया जाएगा उसमें, उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। सेकंड, नेम एंड एड्रेसेज ऑफ ऑल पार्टनर। फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी के नाम और उन सभी के एड्रेस भी पार्टनरशिप डीड में शामिल किए जाएंगे। थर्ड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। उसमें वो डेट भी लिखी जाएगी पार्टनरशिप डीड में जिस दिन पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है या जो पार्टनरशिप आई है एग्जिस्टेंस में, उस दिन की डेट क्या थी वो डेट भी पार्टनरशिप डीड में शामिल की जाएगी। अगला है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, यानी हर पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल उसमें कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कौन कौन पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं उनके द्वारा जो कैपिटल का जो शेयर है उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है उस बिजनेस में, वो भी उसमें लिखा जाएगा। अगला है रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में फ्यूचर में सभी पार्टनर किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉसेज को शेयर करेंगे उसके बारे में भी क्लियर होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया गया है तो ऐसे केस में प्रॉफिट या लॉस जितने ही पार्टनर होंगे उन सभी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अगला है सैलरी कमीशन अलाउंस पेबल टू द पार्टनर। अगर पार्टनर्स को किसी भी तरह की सैलरी कमीशन या अलाउंस देने की बात हो रही है तो ऐसे केस में कितनी कितनी सैलरी के लिए वो एलिजिबल होंगे, कितना कमीशन, क्या अलाउंस होगा, ये सारी कंडीशंस भी उसमें शामिल की जाएंगी। नेक्स्ट है राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। सभी पार्टनरों को क्या क्या राइट्स मिलेंगे, क्या उनकी ड्यूटीज होंगी या उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, उनके ऊपर क्या लायबिलिटीज होंगी, वो सभी इसमें क्लियरली लिखा जाता है या क्लियरली उसमें प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर पहले से ही ये फिक्स है कि कितने समय तक वो पार्टनरशिप हमारे उनके बीच में रहने वाली है तो उसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसे
अगर उसमें पहले से ही फिक्स है कि ABC ने क्लियर किया है कि हम 2 साल तक पार्टनरशिप बिजनेस चलाएंगे, तो उसको यहाँ पे हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट। ऑडिटर क्या होता है? ऑडिटर वो इंसान होता है जो कि किसी भी फर्म या बिजनेस के अकाउंट्स को चेक करता है। तो किस तरह से एक फर्म के ऑडिटर को सिलेक्ट किया जाएगा, अपॉइंटमेंट उसका किस तरह से होगा, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा पार्टनरशिप डीड के अंदर। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, देखिए बेसिक हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो नॉर्मली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो नॉर्मली इसी को शामिल किया जाता है। विशेष कंडीशंस में इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो वो पार्टनरशिप डीड में आपको लिखा हुआ मिलेगा। रूल्स रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, यानी जो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे बैंक अकाउंट होगा उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं, यानी कौन उसके ऑथराइज सिग्नेटरी होगा, कौन उसका यूज कर सकता है, कौन पैसा विड्रॉ कर सकता है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल की जाएंगी। नेक्स्ट, लोन गिवन बाय द फर्म बाय अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन दैट लोन पेबल ऑन द पार्ट टू द पार्टनर्स, यानी क्या पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स से कोई लोन ले सकती है? कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से लोन ले सकती है? अगर हाँ, तो उस पर इंटरेस्ट का रेट क्या होगा वो भी क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट, मेथड ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल। फर्म में जो गुडविल है उसका वैल्यूशन किस प्रकार किया जाएगा, क्या मेथड यूज होगा, उसके बारे में भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी फर्म के किसी पार्टनर को नया एडमिशन कराया जाता है, नया पार्टनर एडमिट किया जाता है, उसका रिटायरमेंट होता है या पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या क्या रूल्स अप्लाई होंगे वो सब भी पार्टनरशिप डीड में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन। अगर जब फर्म का डिजोल्यूशन होगा, डिजोल्यूशन यानी जब फर्म का समापन होगा, तो ऐसे केस में अकाउंट का सेटलमेंट किस तरह से किया जाएगा वो सब भी पार्टनरशिप डीड में पहले से ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एमंग अदर पार्टनर्स। जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होगा तो उसको किस तरह से सेटल किया जाएगा उसके बारे में भी क्लियरली पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। यानी किस कोर्ट में हम जा सकते हैं, कहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं, या अंदर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के बीच में ही समझौता हो सकता है, तो उसके लिए भी सारी व्यवस्था यहाँ पे की जाती है। अब हम आगे बात करें एडवांटेज बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड रखने से फ़ायदा क्या है? मैंने जैसे बताया पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसको रखने से फ़ायदा क्या क्या हो सकता है। तो हम सबसे पहले बात करें, अ रिटन पार्टनरशिप डीड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अवॉइडिंग डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर इन फ्यूचर। ये कह रहा है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में होगी तो पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का कोई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसको सेटल करने में इसकी काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है, आ रिटन पार्टनरशिप डीड कैन बी यूज्ड एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी अगर पार्टनरशिप के खिलाफ कोई किसी तरह का लीगल एक्शन होता है फर्म के खिलाफ, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप डीड एक एविडेंस के रूप में यूज की जा सकती है। थर्ड, फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस बाय अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसको बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में हो तो वो बेटर होती है। इसके बाद हम बात करें कि किस तरह से इनके बीच में प्रॉफिट और जो प्रोविज़न है जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में ना हो या हमारे पास ये क्लियरली ना हो कि किन किन तरह से क्या क्या केस होंगे, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है और उसमें कुछ ये प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो अलग अलग केस में होता है, जैसे मैंने ऊपर आपको थोड़े बहुत बताई भी थे। सबसे पहली बात हम करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की। अगर पार्टनरशिप डीड में क्लियरली नहीं बताया गया है कि प्रॉफिट या लॉस किस रेशियो में शेयर किए जाएंगे, तो पार्टनरशिप डीड इसमें केस में अप्लाई हो जाती है। और साफ साफ है यहाँ पे, अगर पार्टनरशिप डीड इस मामले में साइलेंट है तो ऐसे केस में जो प्रॉफिट है वो पार्टनरशिप बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर्स की जो कैपिटल लगाया हुआ जो कंट्रीब्यूशन है या उनके द्वारा जो पैसा लगाया गया है उसको हम उनकी कैपिटल कहेंगे। उस कैपिटल पर अगर पार्टनर्स
पार्टनरशिप डीड में कोई इंटरेस्ट बताया गया है कि उस पर कोई इंटरेस्ट लगेगा या पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा, तभी वो दिया जा सकता है। अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई भी क्लियरली नहीं बताया गया है, एक्सप्रेस नहीं किया गया है, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि ऐसे केस में पार्टनरशिप जो पार्टनर्स की कैपिटल है उस पर किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगला कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसा मैंने ऊपर अभी बताया था कि पार्टनर्स के द्वारा अगर फर्म को अपनी कैपिटल के अलावा कोई भी पैसा दिया जाता है तो उसको हम पार्टनर्स लोन कहते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड में लोन की रेट पहले से फिक्स किया गया है कि उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन पर, तो उसी रेट से पार्टनर्स को मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है उस पर इंटरेस्ट रेट पे, तो ऐसे केस में जो पार्टनर्स का लोन है उस पर 6% पर एनम यानी हर साल के हिसाब से 6% इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा उस पार्टनर को जिसने लोन दिया है फर्म को। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जैसा भी हमने बात की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर भी अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बोला गया है तो ऐसे केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट ड्राइंग पर चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी जिस पार्टनर ने ड्राइंग की है उससे ड्राइंग का पैसा तो वापस लिया जा सकता है, लेकिन उस पर कोई ब्याज या इंटरेस्ट नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट है सैलरी या रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। यानी जो वर्किंग पार्टनर हैं या फर्म के लिए काम कर रहे हैं उनको सैलरी या किसी भी तरह का कोई और दूसरी चीज़ जैसे कमीशन है, बोनस है, ऐसी कोई चीज़ पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में, ये कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड नो सैलरी नो रेम्यूनरेशन। यानी किसी भी तरह का कोई सैलरी या रेम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें राइट्स ऑफ पार्टनर एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स की। यानी एक फर्म में जो पार्टनर होता है उसको क्या क्या राइट मिलेंगे और क्या क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्टनर को क्या क्या राइट्स यानी क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहली बात है इसमें राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। यानी हर पार्टनर को यह अधिकार है, ये राइट मिलता है कि वो फर्म के मैनेजमेंट में या फर्म का जो बिजनेस है उसके मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है। दूसरा राइट मिलता है उसको राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी जो फर्म का बिजनेस है या पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है उसके जो अकाउंट्स मेंटेन किए गए, तो हर पार्टनर को ये राइट होता है कि वो उन बुक्स ऑफ अकाउंट को जांच कर सकता है या उनका इंस्पेक्शन कर सकता है। थर्ड है राइट टू शेयर प्रॉफिट। हर पार्टनर का सबसे पहला अधिकार मेनली यही होता है कि जो प्रॉफिट है उसमें शेयर प्राप्त करने का हर पार्टनर को अधिकार मिलता है। नेक्स्ट है राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट मैटर्स अफेक्टिंग द पार्टनरशिप बिजनेस। यानी उसको हर पार्टनर को ये भी अधिकार दिया जाता है कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं तो उन मैटर्स में उससे भी कंसल्ट किया जाए। यानी उसको भी विचार उसके बारे में जो भी कंसल्टेंसी हो रही हो या जो भी बातचीत हो रही हो, जो भी विचार विमर्श हो रहा हो, हर पार्टनर को हक अधिकार है कि उसको भी उसमें शामिल किया जाए। नेक्स्ट है राइट टू रिटायर। हर फर्म के पार्टनर को ये भी राइट दिया जाता है कि वो जब चाहे एक नोटिस दे के फर्म से रिटायर हो सकता है, यानी बिजनेस को छोड़ सकता है, अपनी कैपिटल या उसका जो भी है उसको लेकर वो जा सकता है। अब आगे हम बात करें ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स की। अब ये कहा जाता है कि जहाँ पर किसी को अधिकार दिए जाते हैं वहाँ पर उसको कुछ लायबिलिटीज़ या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज हो जाती हैं। तो उसको पार्टनर्स को मेनली क्या क्या ड्यूटीज फॉलो करनी होती हैं, फुलफिल करनी होती हैं। सबसे पहला कह रहा है ही शुड बी फेथफुल टू अदर पार्टनर। यानी हर पार्टनर की ये ड्यूटी है या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फेथफुल हो, वफादार हो अपने फर्म के प्रति और हर पार्टनर के प्रति, यानी किसी को किसी तरह की कोई चीटिंग वो ना करे। नेक्स्ट है ही शुड शेयर द लॉसेज ऑफ द फर्म। और जैसे उसको प्रॉफिट पाने का अधिकार है तो उसके साथ साथ जो फर्म के लॉसेज हैं उनको भी उसको शेयर करना पड़ेगा, ये भी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। थर्ड है टू अटेंड हिज ड्यूटीज डिलाइटिंगली। यानी उसको जो भी ड्यूटीज सौंपी गई हैं उनको भी उसको पूरा करना चाहिए, उनको पूरा अटेंड करना चाहिए खुशी खुशी, उनमें भी उसको मना नहीं करना चाहिए कि ये काम मैं नहीं करूँगा या ये नहीं करूँगा, इस तरह का कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट है ही शुड नॉट कम्पीट विद द फर्म। यानी किसी भी पार्टनर को इस तरह का कोई बिजनेस या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे उसे वो जिस फर्म का पार्टनर है उस फर्म के साथ कंपटीशन की स्थिति क्रिएट हो रही हो।
प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो बनाना, इसका फॉर्मेट और एक आध एग्जाम्पल भी आपको इसका कराऊंगा। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है, ये होता क्या है कि जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो उससे जो हमें प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट के निकलने के बाद, यानी जो नेट प्रॉफिट निकल जाता है, उस नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन होने के बाद उस प्रॉफिट का क्या किया गया, पार्टनर्स के द्वारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया, उसको शो करने के लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे एप्रोप्रिएशन सब वर्ड का मतलब होता है बंटवारा करना। तो जैसे मैं एक आइडिया के लिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रॉफिट जो आता है उसमें से हमने पार्टनर्स को कोई सैलरी दी है तो वो सैलरी कटेगी, यानी पार्टनर्स को जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सब उस प्रॉफिट में से घटेगा। और प्रॉफिट पार्टनर से कोई हमें चीज़ मिली है, जैसे हमें पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिल सकती है, अगर उसके बारे में पार्टनरशिप डीड में डिस्कस हो, एक्सप्रेस किया गया हो, तो वो प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाता है। तो इसका फॉर्मेट मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।